मैं आगे इस बात पे बढ़ता हूँ। अपने डिपार्टमेंट की मेरी सीनियर आपा हैं हिरा आतिक आपा। मैं आपा से ये जानना चाहूँगा कि आपा पेपर लीक हो गया। एक स्टूडेंट है जिसने तैयारी करी और वो डेडिकेशन के साथ से ईमानदारी से तैयारी कर रहा था, और उसको बाद में ये पता चलता है कि जो जिस पेपर में वो बैठा था या जिसके लिए उसने दिनों रात मेहनत की थी वो पेपर लीक हो गया। तो उस स्टूडेंट की क्या कैफियत होती है? क्या वो उस चीज़ को अपने बयान कर पाता है? जैसे हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में था कि एक स्टूडेंट ने अपनी सुसाइड किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। बाद में उसको पता चला कि वो एग्ज़ाम का पेपर लीक हो चुका है। तो क्या इस लेवल तक स्टूडेंट हिम्मत हार जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी तक बाजी लगा देते हैं? Assalamualaikum everyone. I hope I'm audible. यस यस। See, I would like to take this topic that to another level. This needs to be discussed on a broader level. See, paper leaks and cheating, it isn't a threat to the institution, it isn't a threat to the student only, it is a threat to the entire education system, I would say. अगर पेपर लीक हो रहा है और चीटिंग यहाँ पे अलाउ की जा रही है, तो आप इमेजिन करिए द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, and then in the end the students who just failed are turning out to be the winners, which is very wrong. So the person who's been working hard is struggling mentally, और वो नहीं उस स्टेज पे है कि वो उस चीज को प्रमोट कर पाए. He cannot afford to pay for the paper, which shouldn't be the scenario here. Apart from that, I would say this paper leak and cheating is disrupting and distorting the entire education system. I would like to uh, um, discuss this point in detail. Up here, when people are students are working hard, so this happens कि a teacher is able to judge कि कौन student stands where and which students need to be worked upon. Then आपका student का level decide हो रहा है और आप decide कर पा रहे हो किस पे कितनी मेहनत करनी है कौन कौन है. But when this is happening, cheating is happening, then आप नहीं जज कर पा रहे हो. Now the teacher itself is not able to put in efforts कि किस किस तरीके से हमें इस चीज को ड्राइव करना होगा, स्टूडेंट्स पे किस तरीके से मेहनत करनी होगी. एंड द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग हार्ड दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग because they are the ones who work day and night. Now they stand at the same platform with the students who have paid for the paper. So they are struggling mentally, emotionally. Then apart from that, there are other perspectives like students who are working hard and are not in a good financial condition are taking loans. Now imagine the situation of those students who have loans to repay, and now they stand equivalent to the students who are having privilege to have these leaked and cheated papers. So this topic needs to be discussed broadly and worldwide because this is disrupting the entire education system. थैंक यू आपा। जैसा अभी हम डिस्कशन में हमारी जो बात आ चुकी है, दो पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं, जो मतलब लाइक कि पेपर लीक से परेशानी उन तलबा को हो रही है, उनके घर वालों को हो रही है, और उनके साथ में जितने भी लोग वाबस्ता हैं सबको उस पेपर लीक से दिक्कत हो रही है। दूसरा, कौन वो लोग हैं जिनको उसके मफादात हो रहे हैं, कौन है जिनको वो उसकी जो है एडवांटेज ले रहे हैं। अब सवाल ये आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, और मैं खुशी तौर पे अरीब भाई की तरफ ही रुख करूँगा कि पेपर लीक होने के बाद एक इंसान ने पेपर लीक होने के बाद पेपर उसने हासिल कर लिया, उसने क्वालिफाई भी कर लिया, या थ्रू चीटिंग मोबाइल के ज़रिए किसी भी तरीके से उसने अपना एडमिशन हासिल कर लिया, तो वो फिर किसी भी यूनिवर्सिटी, अगर हम खुद की बात करें अपनी यूनिवर्सिटी की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो उसके एकेडमिक्स को, उसकी रिसर्च को किस तरीके से तबाह कर रहा है। या अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो ऐसे डॉक्टर्स जो चीटिंग के थ्रू नीट क्वालिफाई करते हैं और फिर वो डॉक्टर बनते हैं, ऐसे रिसर्चर्स जो नेट और जेआरएफ के पेपर्स को लीक करवाने के बाद में अपनी फेलोशिप हासिल कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमारे आने वाले मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। खुशी तौर पे मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड देन इन जनरल ऑल ओवर द इंडिया। ऑब्वियसली जो मैार रिसर्च का है या मैार जो एजुकेशन का है वो ऑब्वियसली डाउन होगा, क्योंकि वो जो भी अनफेयर मीन्स से आगे आता है वो इतनी मेहनत नहीं करता. ही इज नॉट वर्दी ऑफ दैट पोजीशन, ही इज नॉट वर्दी ऑफ दैट एडमिशन.
नेशनल लेवल पे बात करूं मैं, तो नेशनल लेवल पे सिंस वी एज अ नेशन वी वांट कि हमारा विश्व गुरु बने इंडिया, वी वांट कि हम लोग नेशनल अपनी अपने नेशन को इंटरनेशनल लेवल पर हर डोमेन में रिप्रेजेंट कर पाए। बट कैन इट हैपन अगर हमारे डॉक्टर, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स ये अनफेयर मीन्स से आगे आएंगे एंड देन दे आर नॉट वर्दी ऑफ इट, फिर उनका एजुकेशन और उनका जो पूरा का पूरा करियर है वो फ्रॉड पर बेस्ड हो, तो क्या हम अपनी इमेज एज अ नेशनल एज एन इंटरनेशनल पावर, सुपर पावर हम क्रिएट कर सकते हैं? आई वुड से नो। वी हैव टू थिंक कि ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं फिल्टर आउट हो, कहीं ना कहीं इसको जिस तरीके से डाइल्यूट कर दिया गया है रिसर्च को। कमिंग टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हूँ, तो आई वुड टेक एन एग्जांपल ऑफ अलीगढ़ इटसेल्फ। In Aligarh, I see that there are researchers who can't even define their define anything or any term from their own subject. This is the reality. ये अगर आप जाएंगे और पता करेंगे तो इट हैपेंस हियर। हम हमारे रिसर्चर्स और हमारी जो रिसर्च है वो इंडिविजुअल लेवल पे खराब होती है, उसका जो रिपरकशन होता है वो नेशनल और इवन द यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है। We are a central university. We have some potential. We have to have some potential in our researchers, or we see that those who do all of this, the unfair means, all of these scams, they take admissions and then they are not even able to, define any term. It is happening. It is very sad that it is happening in our university as well. इस पर जो एक्सपोजे है वो होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी खामियों को और अपनी जो लैक्यूनाज हैं उसको अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे पब्लिक डोमेन में, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आई डोंट थिंक वी कैन मूव इन द पॉजिटिव एंड इन द राइट डायरेक्शन। आगे भाई इसी से मैं इसी बात से एक सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। सवाल ये है कि जो मैं क्योंकि अब सिर्फ एएमयू के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो बात वहीं पे पहुँची है। तो जो लोग अनफेयर मीन से आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके ताल्लुकात होते हैं, उनके लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू उनको पेपर या वो दूसरे ज़राए के ज़रिए से वो पेपर को क्वालिफाई कर पाते हैं। और ताज्जुब की बात ये होती है कि यही लोग मुस्तकबिल में जाके इदारे के ज़िम्मेदारान बनते हैं या असातिज़ा बनते हैं। तो क्या एक चेन है या एक सर्कुलर पाथ है कि एक इंसान ने चीटिंग के ज़रिए एडमिशन लिया, फिर उसके बाद में क्योंकि वो लिंक्स थे उसके, तो उसने अब वो फिर हायर पोजीशन पे भी लिंक्स के थ्रू जाता है, फिर वो अपने ही लिंक्स के लोगों को फिर से एडमिशन दिलाता है और ये चेन चलती रहती है। आप ये कहना चाहते हैं कि एक इंसान जो है गलत तरीके से सिस्टम में शामिल हुआ है और फिर वो सिस्टम पर किस तरह के इफेक्ट डालता है। अब एक इंसान जो अनफेयर मींस से एंट्री लेता है सिस्टम में, लाइक पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, रिसर्च स्कॉलर बन गए। अब जाहिर सी बात है, मतलब आगे चलकर या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर जॉब करेगा। दो तीन ही ऑप्शन होते हैं। जो फेवरेटिज्म के तहत या अनफेयर मीन्स के तहत सिस्टम में आ गया है, तो उसके लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ पर टीचर बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। तो फिर वो क्या करेगा, लाइक 30 साल की उम्र या 35 साल की उम्र में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। तो 30 साल पढ़ाएगा, उसने कोई रिसर्च नहीं की कभी, तो उसके अंडर में, उसके सुपरविजन में जो स्टूडेंट्स होंगे वो लोग भी खराब रिसर्च करेंगे। इसका मतलब रिसर्च नहीं करेंगे। जिस सिस्टम के तहत वो आया होगा उसी सिस्टम के तहत उसके पास स्टूडेंट्स आएंगे। और इत्तेफाक से 2-4 लोग अपनी मेहनत से, अपनी नसीब से 2-4 साल खराब करके वहां तक पहुंच जाते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये कहते हैं ना, एक लकड़ी होती है उसमें दीमक लग जाती है। ये एक तरह से दीमक है इंस्टीट्यूशन के लिए, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या कोई भी हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं।
तो इससे क्या होगा, आपकी रिसर्च अच्छी होगी और आप कहते हैं ना ग्लोबल लेवल पर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जिस इंसान ने खुद गलत तरीके से एडमिशन लिया हो, वो ना ही अपने किसी भी टॉपिक को डिफेंड कर पाएगा और ना ही जो उसका उस्ताद है जिसमें उसको अपने सुपरविजन में लिया है, ना ही उसको कुछ आता है। तो ये सिस्टम पूरा कहते हैं ना, जितनी मेहनत से सर सैयद अहमद खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया, तामीर किया, उतनी ही मेहनत से लोग यूनिवर्सिटी को खूब लगा रहे हैं। और अभी ये डिस्कशन जब पब्लिक डोमेन में जाएगा, तो आपको पता चलेगा कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो बोलेंगे आपसे कि भाई हम 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारे इतने मार्क्स थे और हमारा एडमिशन नहीं हुआ, और एक लड़का ऐसा था फलाना लड़का, और आप तो जानते हो उसको तो कुछ आता ही नहीं है, उसका एडमिशन हो गया। तो ये सब चीजें आपको नजर आ जाएंगी और जगह जाएगा आपको पता चलेगा किस तरह की चीज है। खैर मैं अपना एक जो सवाल है अगला मैं ईजान भाई की तरफ लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी इस बात से याद आया कि हाल ही में मुझे कल परसों एक कॉल आई, उसमें बताया गया कि यूनिवर्सिटी में पहले ये प्रोविज़न था कि अगर आपको पीएचडी एडमिशन के मुतालिक उनके मार्क्स के मुतालिक कोई डाउट है या आपको लगता है कि कहीं पे फेवरेटिज्म हुआ है और इंटरव्यूज़ में जो है मार्क्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, बाइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मार्क्स का, अवार्ड जो किए गए हैं, तो उस पर आप आरटीआई के थ्रू सवाल कर सकते थे कि भाई किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स दिए गए। लेकिन फ़िलहाल में अभी कल जैसे मुझे पता चला कि कोई नया क्लॉज आया है, उसके थ्रू इन्होंने ये कह दिया कि हम जो है सिर्फ आपके जो एप्लीकेंट है जो आरटीआई डाल रहा है उसके तो मार्क्स हम बता देंगे, लेकिन बाकियों के मार्क्स हम नहीं बताएंगे। तो ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग है, जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म की जा रही है। और जब एएमयू में जब ऐसा होता है तो वाकई में एक अफसोस का मकाम है। जैसे आपने बताया कि आबा व अजदाद ने, खुसूस सर सैयद अली रहमान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी देने के बाद में ये बनाया। मैं ईजान भाई से जो सवाल करना चाह रहा था कि जब हम स्कूल के दौरान थे, तो जब हम 2010 में 2008 में स्कूल में मौजूद थे, तब हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता था। लाइक हमें जब पता चलता था कि हमारी यूनिवर्सिटी एशिया में, हमारी यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर किस लेवल पर है, किस मकाम पे है। लेकिन हाल फिलहाल में लाइक 2014 के बाद से खुसूसी तौर पे, या 2018 के बाद से अगर आप देखें, तो और ज़्यादा जो रैंक है या जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो रिसर्च है, वो बहुत ज़्यादा गिरता हुआ जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कुछ साल पहले एक्चुअली, जब नैक का एक्रेडिटेशन का मामला आया था, तो यूनिवर्सिटी को बी या कुछ बी प्लस मिला था। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने फिर से रिवाइज कराने के लिए उसको भेजा। तो ये मतलब इन द एंड यूनिवर्सिटी का जो मयार है, जो यूनिवर्सिटी का लेवल है, वो गिर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ हम चीटिंग पर या जो अनफेयर मीन्स हैं उनको ज़िम्मेदार ठहरा कर या उनको ज़िम्मेदार बनाकर अपनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च को या अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल को डिफेंड कर सकते हैं कि भाई इस वजह से ऐसा गिरा डाउनफॉल हो रहा है, या कोई और भी वजूहत है जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी का डाउनफॉल हो रहा Hmm. Um, as far as I understand, yeah, but it is not a question of just the systemic integrity. It does come to this students and people who make the university itself. I used to remember that it was like a very good part of my life when I decided that yeah, I am going to the Aligarh Muslim University and I'll be doing research here after some time. But now it's a time that the time has come that I contemplate my decision and unfortunately many peers of mine and many people I know do not want to stay in the university any longer because of the system that I see. And why not we just talk about about the elements in the university? But if we take a look at our own department, you all could see things that happen in your own department. I would not say those things very out loud, but I have seen in my own department that there are teachers, their research quality, their research index. I don't think that that is actual physics that they are doing. I'm not questioning how they came and what they are doing and what they are teaching, but the research quality and the kind of students that they are teaching, I can say as an academician of physics that it is not actual physics. They are doing something that cannot be considered as physics. And apart from that, I'd like to say that if you start
taking a look at dates, how things got unfolded, and like you said, after 2014 to 2018, because there used to be a time when Aligarh Muslim University did stand good in terms of research and in terms of uh, anything else, holistic developments of the students, as a matter of fact. Then, and now you see where we have come, what is going on in our universities these days, and you would be able to see a pattern, I suppose. And apart from that, when it comes to research, we can blame the system, we can question the systemic integrity. Those things are fine. We are supposed to do that always. Even if system is 99% perfect, I'm going to question the rest of the 1% of the system. But that being said, I despise the way the entire nation selects the research scholar. I don't believe that this way of a single paper, that you write single paper and you are able to get scholarship and get a fellowship. This is not actually how research is supposed to be done. And if you see the worldwide, if you see what's going on in the contemporary world of research, this procedure is very outdated. No good place in anywhere of the world decide who is a good researcher on the basis of single page sheet of paper. There are obviously problems in other systems as well, but whenever we boil down the entire system to something like that, we get to understand that some systemic disenfranchisement taking place, that compromising the quality of researchers that are being produced. And when we see our peers and our teachers, research is not encouraged. You see a point. If a master's, I cannot, the very reason I am deciding to leave Aligarh Muslim University is that I cannot write my master's thesis on the basis of my own choice. It would be imposed upon me. And my instructor of one of the courses told me that this is the kind of research that I'm not going to name anyone, but it was a stupid research thesis that was imposed upon a student in physics department, and it was just not something worthwhile that should be that could have been considered doing as a thesis. So I don't know, but what I do know that there are systemic disenfranchisement taking place, but I also do know that students are supposed to be encouraging research among themselves, and this is how I believe that some of the things can be bettered off. If we try to question the system itself, like how are you choosing the research scholars? Instead of encouraging this system which ultimately will encourage systemic disenfranchisement, why not just encourage research? It could be vague, but this is what my stand is. And I believe that it can be done because it has been done. It has been done in the universities that are worldwide very reputed. Thank you.